नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, कल 6 राज्यों के 7 विधानसभा के उपचुनाव का नतीजे आया। उन नतीजों का बहुत से वरिष्ठ लोगों ने अपने अपने तरीके से विश्लेषण किया है। मैं जो चर्चा करूंगा वह उपचुनाव के नतीजों पे नहीं करके अब इन उपचुनाव के नतीजों के बाद क्या होगा। दरअसल मेरा कहने का मतलब है कि जो ये उपचुनाव का नतीजे आया है, इससे परेशानी किसकी बढ़ने वाली है आने वाले समय में, और ये किसके फायदे के लिए और किसके नुकसान के लिए है। इससे नुकसान किसका होगा और फायदा किसका होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल हम पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि किन किन सीटों पे उपचुनाव हुआ था और वहां पे कौन कौन सी पार्टी जीती है, और उससे पहले उन सीटों वो सीट किनके कब्जे में था। एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये उपचुनाव का नतीजा दरअसल झटका किसके लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए या इंडिया अलायंस के लिए। दरअसल शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश का ही हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। यह जो सीट था 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, इस सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी था इस उपचुनाव में, दारा सिंह चौहान, वह जीते थे। यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पे दारा सिंह चौहान ये चुनाव जीते थे। और आप सभी को पता है, दारा सिंह चौहान जब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गया था तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को, पर्सनली योगी आदित्यनाथ को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा था। और भारतीय जनता पार्टी को जो कहा वो कहा है, खास करके योगी आदित्यनाथ को इन्होंने बहुत ऐसे बातें कही थी जो शायद इनको नहीं कहना चाहिए। लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी जीत गई थी। लेकिन अब इस उपचुनाव में फिर से दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी को छोड़कर, और जब ये छोड़ा था तभी वो विधानसभा रिक्त हुआ था, और फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। और इस बार ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और ये हार गए थे। वहां से फिर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी जीत गए हैं और भारी बहुमत से जीते हैं। लगभग कहे तो 42-43 हजार वोटों से लगभग जीते हैं, उन्होंने जीत दर्ज किया उन्होंने। और ये 42-43 हजार के वोटों के अंदर से दारा सिंह चौहान हारे हैं। तो बहुत बड़ा हार जीत का फर्क है। लेकिन इस नतीजे से परेशान किसको होना चाहिए? क्या दारा सिंह चौहान का हारना उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का कमजोर होने का संकेत है? क्या दारा सिंह चौहान का हार जाने से क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का जलवा खत्म हो जाएगा या हो गया? क्या ऐसा मान लेना चाहिए? जिस तरीके से पूरा खैरियर खैराती समाजवादी पार्टी के जीत पर जश्न मना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यह 2024 चुनाव का एक तरह से आगाज है, इसको 2024 के चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है, तो क्या यह सही है? इसी चुनाव के नतीजों के आधार पे 2024 का भी चुनाव का नतीजा आएगा? ऐसा जो मानते हैं शायद वो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही हतोत्साहित है, या फिर वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल घोसी का जो उपचुनाव का रिजल्ट है, इन्होंने इस रिजल्ट ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। और यह संदेश दारा सिंह चौहान जैसे जातिवादी और दल बदलू नेताओं को जवाब के रूप में मिला। दरअसल घोसी के जनता ने दारा सिंह चौहान को उनकी औकात दिखाई है और उनको समझा दिया है कि जनता तुम्हारा नौकर नहीं है, तुम्हारा गुलाम नहीं है। यह राजनीति है, तुम्हारे बाबूजी का प्राइवेट दुकान नहीं है कि जब तुम्हारा मर्जी होगा तब खोलोगे और जब मर्जी होगा बंद कर दोगे। जब दारा सिंह चौहान को वहां की जनता ने 2022 में जिता दिया था, तो फिर क्या जरूरत था दारा सिंह चौहान को कि ये इस्तीफा देकर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में आए, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी से ही गए थे। और योगी आदित्यनाथ जी को जितनी क्षमता था इनके अंदर उतनी गालियां देकर गए थे। और जब ये भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से आए हैं, चाहे दारा सिंह चौहान हो या ओपी राजभर हो, इन दोनों की वापसी पर योगी आदित्यनाथ जी सहमत नहीं थे। घोसी का यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए, खास करके अमित शाह जी को भी ये संदेश है
कि आप जिस तरीके से अपने क्षेत्रीय नेताओं को नजरअंदाज कर देते हैं कभी कभी और टॉप अप के जरिए काम चलाने को सोचते हैं, जिन नेताओं की अपनी हैसियत नहीं है, अपना साख नहीं है, जिनके ऊपर से जनता का विश्वास उठ गया है, आप ऐसे नेताओं को मौका देते हैं। और जिन नेताओं को आपको मौका देना चाहिए, जो आपके लिए जमीन पे काम करता है, उनका आप नजरअंदाज करते हैं। उसी का यह नतीजा है घोसी का उपचुनाव का रिजल्ट। अगर उपचुनाव में अगर योगी आदित्यनाथ जी के मर्जी से, उनकी सहमति से अगर उनके द्वारा चुना हुआ कैंडिडेट खड़ा किया गया होता तो फिर यह तो नतीजा आया है, ये कुछ और हो सकता था। जिस तरीके का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, जिस तरीके का उनका जलवा है, यह संभव ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के सहमति से चुनी हुई कैंडिडेट को कोई हरा दे। लेकिन जो नतीजा आया वो आया। अब ये देखना है कि यह नतीजा किसके लिए ज्यादा समस्या पैदा करेगा। अखिलेश यादव का खेमा और अखिलेश यादव भी बहुत प्रसन्न है और होना भी चाहिए, क्योंकि उनका कैंडिडेट जीता है। चाहे उपचुनाव ही क्यों ना हो, चुनाव तो चुनाव होता है। अगर पंचायत के चुनाव में भी अगर किसी का समर्थित कैंडिडेट जीतता है तो उतना ही खुश होता है जितना लोकसभा का चुनाव जीतता है। जो सही में राजनीति करते हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके लिए यही धारणा है कि उनके लिए जितना महत्वपूर्ण लोकसभा का चुनाव है उतना ही महत्वपूर्ण पंचायत का चुनाव भी होता है। लेकिन यह रिजल्ट परेशानी किसके लिए बढ़ाई उत्तर प्रदेश में? दरअसल यह परेशानी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा इंडिया अलायंस का जो मुखिया बनने का प्रयास कर रहा है लगातार, कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ाए। क्योंकि इस तथाकथित इंडिया अलायंस में पहले से ही उत्तर प्रदेश में सीटों की बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और यह उपचुनाव का नतीजा अखिलेश यादव को और उनके पार्टी को एक तरह से बूस्टर डोज है। अखिलेश यादव के लिए और उनके पार्टी के लिए एक तरफ से बूस्टर डोज है, जिसके बाद अब और भी मजबूती के साथ अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी से बार्गेनिंग कर पाएगा और वह कहेगा कांग्रेस पार्टी को कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कोई ऐसा फॉर्मूला लागू ना करे जिससे समाजवादी पार्टी को सीट कम मिलने की आशंका हो, और वह किसी भी शर्त पे कांग्रेस पार्टी को अधिक सीट नहीं देगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जमीन पर कुछ भी नहीं है। 425 विधानसभा की सीटों में से सिर्फ 2 सीट कांग्रेस पार्टी के पास है। उसमें से भी शायद एक सीट रायबरेली वाला खाली हो, शायद नहीं है। इनके पास एक ही सीट बचा हुआ है, जो इनके एक नेता प्रमोद तिवारी की पुत्री है, आराधना मिश्रा या तिवारी, वही है शायद इनका अभी वर्तमान में विधायक। तो जिस उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, उस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। तो फिर उस कांग्रेस पार्टी को वह पार्टी जो उपचुनाव में इतने मजबूती से जीता है, जिनका कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का, वह कांग्रेस पार्टी के साथ सीट शेयरिंग क्यों करेगा? और करेगा भी तो अपने शर्तों पे करेगा, कांग्रेस पार्टी के शर्तों पे तो नहीं करेगा। और यही कारण है कि यह उपचुनाव बीजेपी से ज्यादा इस इंडिया अलायंस को परेशान करेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी जो चुनावी रिजल्ट आया है, उससे भी तृणमूल कांग्रेस को तो फायदा होती दिख रही है, लेकिन इस तथाकथित इंडिया अलायंस के लिए वो भी एक मुसीबत का जड़ है। उससे भी परेशानी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा इस तथाकथित इंडिया अलायंस का बढ़ेगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी में जो उपचुनाव हुआ, वह उस सीट पर पहले से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। 2021 के विधानसभा चुनाव में उस सीट से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता था, और अब जो उपचुनाव हुआ है, इसमें वह सीट तृणमूल कांग्रेस जीती है, जिस सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट का समर्थित उम्मीदवार खड़ा था। आप समझ जाइए, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट दोनों का संयुक्त उम्मीदवार इस सीट पे खड़ा था, टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ। लेकिन इस सीट पर टीएमसी ने जीत दर्ज किया है और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को हराया है।
और कितने वोटों से हराया है? 83,855 वोटों से हराया है। देखिए, इस सीट पे कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट का समर्थित उम्मीदवार खड़ा था, ईश्वर चंद्र रॉय। उसको टीएमसी का प्रत्याशी निर्मल चंद्र रॉय 83,855 वोटों से हराया है। और तीसरे नंबर पे आई है। दूसरे नंबर पे अभी भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तापसी रॉय है, जिनको 93,304 वोट पड़ा है। और टीएमसी के कार्यकर्ता को 97,673 वोट पड़ा है। यानी कि कुल 4,000 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में हार जीत हुई है। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट समर्थित जो कैंडिडेट था उसको अगर देखा जाए तो उसको कुल 13,758 वोट मिले हैं। तो यह शक्ति है पश्चिम बंगाल में इस इंडिया अलायंस के सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट का। अब आप खुद समझिए कि जिस पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट दोनों मिलकर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के चौथाई हिस्से का वोट प्रदान किया है, उस अलायंस को पश्चिम बंगाल में भला ममता बनर्जी कितनी सीटें देंगी और क्यों देंगी? और अगर ममता बनर्जी के शर्तों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है तो यह बहुत हद तक संभव है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट को एक भी सीट ना दे और यह इंडिया अलायंस धरा के धरा रह जाए। पहले ही ममता बनर्जी कह चुकी कि जब तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी अपना गठबंधन नहीं तोड़ेगा तब तक हम उनके साथ नहीं रहेंगे। और दूसरा अब विधानसभा का उपचुनाव का नतीजा, इससे और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत हुई है और उनको ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में उनकी जड़ें बहुत मजबूत है, जो कि हकीकत है, मजबूत है। सच में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उनसे लड़ रही है। लड़ने का क्षमता है। कांग्रेस और सीपीआईएम में, लेफ्ट पार्टी में बिल्कुल भी वो क्षमता नहीं है जो अब टीएमसी को हरा पाए। तो भला वो ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के शर्तों पे सीट शेयरिंग क्यों करेगी? अपनी इतनी मजबूत जमीन वो दूसरे पार्टी को क्यों देगी भाई? सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये जो मैंने जो शुरू में कहा कि ये जो पूरा जो उपचुनाव का रिजल्ट है, यह भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा परेशान कांग्रेस को करने वाली है, क्योंकि पहले से ही उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग के मामले पे कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा चुनौती था और इन परिणामों ने उस चुनौती को डबल कर दिया है। क्योंकि सबको पता है और सभी ने देख लिया है, खास करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 2017 और 2019 दोनों ही चुनावों में, 2019 और 2022 के दोनों ही चुनावों में इन्होंने कांग्रेस और भी दलों के साथ गठबंधन करके देख लिया है और इनको समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके क्या हासिल होता है। उसी तरह से ममता बनर्जी को भी पता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके क्या मिलने वाला है और राहुल गांधी के नाम पे कितनी वोटें पड़ता है। नहीं, उत्तराखंड में बागेश्वर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पास पहले भी वो सीट थी और अभी भी वो सीट वो जीत लिया है, अपना सीट बचाने में कामयाब हुआ है। उसके बाद त्रिपुरा में 2 सीटों पे चुनाव था, जिसमें से एक सीट जो धानपुर है वो पहले भी बीजेपी के पास थी और अभी भी बीजेपी ने जीता है। लेकिन वहां पे नया जो हुआ है जो सबको अचंभित कर रहा है और शायद भारतीय जनता पार्टी के चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ है। दरअसल बक्सा नगर सीट पर, जिस सीट पे 1972 से लेकर 2023 के विधानसभा चुनाव तक लेफ्ट और कांग्रेस का एक छत्र राज था, कहा जाए तो लेफ्ट पार्टी का एक छत्र राज था, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एक मुस्लिम प्रत्याशी तफज्जल हुसैन जीत दर्ज किए। यही तफज्जल हुसैन जी 2023 के जब जनरल इलेक्शन जब हो रहा था विधानसभा का, उसमें भी ये खड़ा थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, लेकिन उस समय हार गए। उस समय इस सीट पे सीपीआईएम का शमसुल हक जीता था। लेकिन इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का तफज्जुल हुसैन सीपीआईएम के कैंडिडेट को हरा दिया है और हराया ही नहीं है, बहुत ही बुरी तरीके से हराया है। जिस पार्टी का 1972 से 2023 तक एक छत्र राज था उस सीट पर, उस पार्टी के कैंडिडेट को मात्र 3909 वोट मिले। जिस इंडिया अलायंस का बात किया जा रहा है, जिस इंडिया अलायंस का खैरातियों के द्वारा खुलकर प्रचार किया जा रहा है, उस इंडिया अलायंस का हालात क्या है ये देखिए।
कि जिस सीट पर लगभग 4 दशकों से कांग्रेस और लेफ्ट का एक छत्र राज रहा है, उस सीट पर उस लेफ्ट पार्टी को सिर्फ 4000 से भी कम वोट मिले हैं और देश में एक घोषी उपचुनाव के नतीजों को लेकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी स्थिति है। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। पता नहीं ये राजनीतिक विश्लेषक कहां से आते हैं, किस दुनिया से आते हैं लोग। उत्तर प्रदेश के घोषी सीट का जो नतीजा आया है, इस पर कोई भी व्यक्ति अगर यह सोचता हो कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कैंडिडेट कभी भी योगी आदित्यनाथ जी को गाली देकर और उसके बाद अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो चुनाव जीत जाएगा यूपी में, यह संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पे जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय खुलकर निर्लजता पे उतर गया है, योगी आदित्यनाथ जी से लेकर हिंदुओं तक को जिस तरह से वो गाली दे रहा है, क्या अगर कभी वह स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो क्या वो चुनाव जीत जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ जी उसको चुनाव जितवा देंगे? क्या बीजेपी का जो समर्थक वर्ग है, जो सनातनी है, जो अभी गाली सुन रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से, क्या उसे वो भूल जाएगा? बिल्कुल नहीं भूलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि आप किस कैंडिडेट को ला रहे हैं। जो टॉप अप का जो प्रचलन बना रखे हैं, इसको बंद कीजिए और अपने कार्यकर्ताओं के बीच से एक मजबूत नेता को बाहर निकालिए, उस पर भरोसा कीजिए। हो सकता है वो एक चुनाव हारेगा, दूसरा तो जीतेगा, लेकिन वो आपका अपना कार्यकर्ता होगा, वो किसी तरह का टॉप अप नहीं होगा। दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह कोई गद्दार नहीं होगा कि जब चुनाव जीतने की बारी आएगी, जब सरकार में बैठने की बारी आएगी तो आपके साथ आ जाएगा और जब दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी का स्थिति कमजोर हो रहा है तो आपको छोड़ेगा और आप ही को गाली देगा। 5 साल तक आपके मंत्रालय में मलाई खाएगा और चुनाव के समय में आपको छोड़कर फिर आप ही को गाली देगा। तो ऐसे लोगों से आप कब तक राजनीति कीजिएगा और जनता कब तक ऐसे बदतमीजों को बर्दाश्त करेगी? पूरा जो लब्बो लुआब ये है, ये जो उपचुनाव का जो नतीजा है, यह कहीं से कहीं तक भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी तरह का कोई बुरा खबर नहीं है, जिस तरह से मीडिया दिखाने का और बताने का कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, ये इंडिया अलायंस के लिए बुरा खबर जरूर है। अब इंडिया अलायंस और खास करके कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी और टीएमसी दोनों अपने शर्तों पे जितना चाहेगा उतना झुकाएगा और कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़ेगा। अगर वो नहीं झुकता है तो फिर ये तथाकथित इंडिया अलायंस ऐसे भी टूटने ही वाला है और इन सब चीजों के बाद तो और स्पष्ट हो जाएगा कि ये टूटना ही टूटना है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।